बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का आगाज अल्लाह के नाम से। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर दे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या चीज है। इसके ऊपर मैंने पिछले वाले लेक्चर बनाया था, इक्विलिब्रियम को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या चीज है। जब भी कोई बॉडी ऐसे स्टेट में आ जाए जहां पे कोई बॉडी बैलेंस हो जाए तो उसी बॉडी की उसी बैलेंस स्टेट के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते थे इक्विलिब्रियम का। फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम के हमने दो टाइप्स डिस्कस करवाए थे। एक हमारे पास था स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारे पास था डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम का वो वाला टाइप था जहां पे अगर किसी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर वो बॉडी रेस्ट में जाए तो ऐसे इक्विलिब्रियम के लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर किसी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर वो बॉडी फिर भी मोशन करे तो ऐसे इक्विलिब्रियम के लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। अभी इधर मैंने डायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ आर में केमिकल इक्विलिब्रियम भी लिखा है। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने उधर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की भी फर्दर दो टाइप्स बताई थी। एक हमारे पास था फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा हमारे पास था केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का वो वाला टाइप था जहां पे किसी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट में सिर्फ और सिर्फ चेंज आती थी लेकिन कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आती थी। और हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का वो वाला टाइप था जहां पे किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन में चेंज आती थी। मैंने उधर आप लोगों को एग्जांपल लिखवाई थी। सपोज फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लेता हूं कि मेरे पास क्या होता है। मेरे पास फॉर एग्जांपल सपोज ए कंबाइन होता है किस चीज के साथ, बी के साथ, और मेरे पास जो चीज बनाती है वो मेरे पास बनाती है सी प्लस डी। अब इधर देख ले, मेरे पास जब भी ए प्लस बी कंबाइन हो गया तो मेरे पास सी एंड डी बन गया। अब इधर देख ले, इधर इसका जो कंपोजिशन है वो ए एंड बी है। इधर जो मेरे पास चीज बन गई वो सी प्लस डी है, इसका कंपोजिशन वो हमारे पास चेंज हो गई। तो जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए और डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अगर बॉडी अगर उसी सब्सटेंस की कंपोजिशन में चेंज आ जाए तो ऐसे इक्विलिब्रियम के लिए हमने लफ्ज ऐसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब इधर देख ले, केमिकल इक्विलिब्रियम चूंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का टाइप है तो इसी वजह से मैंने इधर केमिकल इक्विलिब्रियम साथ में मेंशन किया है। अभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इधर केमिकल इक्विलिब्रियम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास चूंकि इक्विलिब्रियम हम किस चीज को कहते हैं, हम बैलेंसिंग को कहते हैं। तो इधर मैं सबसे पहले ये पॉइंट लिख लेता हूं कि हमारे पास क्या चीज होती है। हमारे पास जब भी बैलेंसिंग आ जाए, बैलेंसिंग इन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये केमिकल वर्ड मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया था कि हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हमारे पास बैलेंसिंग आ जाए, किधर आ जाए, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर आ जाए। सपोज मेरे पास केमिकल रिएक्शन में उठा लेता हूं और उसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हमारे पास बैलेंसिंग आ जाए तो उसी के लिए उसी केमिकल रिएक्शन के लिए मैं फिर लफ्ज इस्तेमाल करूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब इधर देख ले, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ए और बी ये दोनों कंबाइन होते हैं, मेरे पास सी प्लस डी बनाता है। ये पॉइंट जरा जहन नशीन कर ले। मैंने उधर आप लोगों को रिएक्शन के दो टाइप्स ये क्लियर करवाए थे। एक हमारे पास था इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा हमारे पास था रिवर्सिबल। ये याद रखना कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकती। और क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो हमारे पास अगर सपोज मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूं कि मेरे पास ए और बी की कंसंट्रेशन है वो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास है 50। तो 50 में से 10 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, सी प्लस डी बन गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाता है। टोटल हमारे पास जो मॉलिक्यूल रह गए वो 40 रह गए। अब 40 में से 20 मॉलिक्यूल वो भी आपस में कंबाइन हो गया, हमारे पास सी प्लस डी बन गया, तो हमारे पास टोटल 20 मॉलिक्यूल रह गए। वही 20 मॉलिक्यूल भी हमारे पास क्या होते हैं, वो रिएक्शन करवाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारे पास ये रिएक्शन स्टॉप होता है। और जब ये रिएक्शन हमारे पास स्टॉप हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास इधर बैलेंसिंग की कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो इसी वजह से इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं हो सकती। अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं तो सबसे पहले इधर देख ले, मैं ये वाला रिएक्शन थोड़ा रिवर्सिबल करता हूं। रिवर्सिबल कैसे करूंगा, मैं इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एरो इस्तेमाल करूंगा वो मैं डबल हेडेड एरो करूंगा। तो हमारे पास अभी ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन बन गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन बन गया। अब इधर देख ले, इसी वाली रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्योंकि ये एरो के लेफ्ट साइड पे सब्सटेंस मौजूद है तो इसी वजह से इसके लिए मैंने उधर लफ्ज इस्तेमाल किया था रिएक्टेंट का।
रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते थे रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे मौजूद होते हैं, और प्रोडक्ट ये वो वाले सब्सटेंस होते हैं रिएक्शन के जो हमारे पास रिएक्शन के प्रोडक्ट रिएक्शन के राइट साइड पे मौजूद होते हैं। तो रिएक्टेंट ये वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे मौजूद होते हैं, और प्रोडक्ट ये वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के राइट साइड पे मौजूद होते हैं। अब इधर देख ले, मैं सपोज इधर लिख लेता हूं कि मेरे पास a प्लस बी की जो टोटल अमाउंट है वो फॉर एग्जांपल है 70। मैंने a प्लस बी उठा लिया है और a प्लस बी की जो मिकदार है वो कितनी है 70। इधर मैं प्रोडक्ट की अमाउंट लिख लेता हूं कि मेरे पास प्रोडक्ट हमारे पास है फॉर एग्जांपल 20। मैं क्या करता हूं, मैं इधर a प्लस बी में से 20 मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करता हूं और मैं कन्वर्ट कर देता हूं C प्लस डी में। तो जैसे ही 20 मॉलिक्यूल A प्लस बी आपस में कंबाइन होते हैं C प्लस डी बनाते हैं, तो ये जाहिर बात है बेटा मैंने उन 20 मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट की साइड पे शिफ्ट करना होगा। वो 20 मॉलिक्यूल मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो वो मैं इधर एड अप कर लूंगा। हमारे पास इधर टोटल मॉलिक्यूल कितने बन गए, हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल 40 बन गए। और इधर हमारे पास जो मॉलिक्यूल की तादाद रह गई वो कितनी रह गई, हमारे पास रह गई 50 मॉलिक्यूल। अब इधर क्या होता है, हमारे पास क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट, तो इधर से मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल वही 20 मॉलिक्यूल दोबारा कंबाइन हो गई और हमारे पास A प्लस बी बन गया। वो 20 मॉलिक्यूल में इधर एड अप कर लूंगा। हमारे पास इधर जो टोटल मॉलिक्यूल की तादाद बनेगी वो 70। इधर हमारे पास जो मॉलिक्यूल की तादाद रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी 20। अब इधर देख ले, पहले हमारे पास मॉलिक्यूल की तादाद कितनी है 70। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ मॉलिक्यूल की तादाद फिर भी हमारे पास कितनी है 70। इधर प्रोडक्ट की जो तादाद है वो हमारे पास स्टार्ट में 20 है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये फिर भी हमारे पास 20 मॉलिक्यूल रह गए। ये याद रखना, अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ किसी चीज की कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन क्या चीज है, अमाउंट को कहते हैं, तादाद को कहते हैं। अगर टाइम गुजरने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ किसी चीज की कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आ जाए, तो ऐसे कंसंट्रेशन के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज कांस्टेंट कंसंट्रेशन। आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट, व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट कंसंट्रेशन, तो आप लोग सिंपल अल्फाज में बता दे कि जब भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है 3 मार्कर। अब टाइम गुजरने के साथ साथ अगर ये फिर भी हमारे पास 3 रह जाए, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास कंसंट्रेशन, मार्कर की जो मिकदार है, मार्कर की जो तादाद है, कंसंट्रेशन है, वो कांस्टेंट हो गई। क्योंकि ये हमारे पास बैलेंस है, ये चेंज नहीं हो गई। तो जब भी कंसंट्रेशन में विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई भी चेंज आ जाए, तो ऐसे कंसंट्रेशन के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्या, कांस्टेंट कंसंट्रेशन। अब इधर मैंने लिखा है, इधर देख ले, मैंने लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। हम कैसे कोई केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आई है कि नहीं। तो इधर आप लोगों ने ये 2 पॉइंट्स क्लियर करने होंगे। एक ये वाला पॉइंट कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखना है। किस चीज को देखना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हमने देखना है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब भी हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो क्या हो जाए, वो कांस्टेंट हो जाए। मैंने उधर लिखा है कांस्टेंट क्या चीज होती है, अगर टाइम गुजरने के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंज ना आ जाए, तो ऐसी रिएक्शन के लिए मैं फिर लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब कि ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पे ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। तो बैलेंस होने की वजह से मैं कहूंगा कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम बन गया, मतलब कि केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है। और दूसरा पॉइंट ये ज़हन नशीन कर दे कि हमने स्पीड को देखना है। जब भी हमारे पास स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर देख लेना, जब भी हमारे पास रिएक्शन कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ऐसी रिएक्शन के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्या, ऐसी रिएक्शन के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का। आप लोगों से कोई पूछे कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, तो सिंपल अल्फाज में बता दे कि जब भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर ले, प्रोडक्ट बना ले, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड है। और इधर देख ले, जब भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर दे, तो ऐसी रिएक्शन के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन का।
कौन सी रिएक्शन का? बैकवर्ड रिएक्शन का। तो हमने इधर स्पीड पे, ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो ये हमारे पास दो चीजों की वजह से आएगी, एक हमारे पास कंसंट्रेशन है और दूसरा हमारे पास क्या चीज है? स्पीड है। जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तो बस आप लोग ये पॉइंट क्लियर कर दे कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या चीज आई है? इक्विलिब्रियम आई है। और दूसरा पॉइंट ये क्लियर कर दे कि जब भी हमारे पास स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एंड बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड अगर हमारे पास क्या हो जाए? ये हमारे पास इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? इक्वल, मतलब बराबर हो जाए। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ फॉरवर्ड और स्पीड ऑफ बैकवर्ड की। अगर मैं स्पीड ऑफ फॉरवर्ड को ज्यादा करूं स्पीड ऑफ बैकवर्ड की तो हमारे पास कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, कंसंट्रेशन में फिर चेंज आएगा। अगर मैं स्पीड ऑफ फॉरवर्ड को कम कर दूं स्पीड ऑफ बैकवर्ड को ज्यादा कर दूं तो फिर भी हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं स्पीड ऑफ फॉरवर्ड और स्पीड ऑफ बैकवर्ड को ये इक्वल कर दूं, मतलब कि जितनी रफ्तार से फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है उतनी रफ्तार से मैं बैकवर्ड डायरेक्शन भी करवा लूं, तो जब भी हमारे पास फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन इसकी स्पीड बराबर हो जाए तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कांस्टेंट बन जाएगी। और जब भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कांस्टेंट बन जाएगी तो हम कहेंगे हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन ये बैलेंस हो गया। जब भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो जाए तो ऐसे स्टेट के लिए, ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हमने इधर ग्राफ को ड्रा करना है। अभी ग्राफ हम क्यों ड्रा करते हैं? ये याद रखना, ग्राफ हम इसी वजह से ड्रा करते हैं क्योंकि ग्राफ के जरिए से हम दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन को शो करते हैं। और ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं आसान पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि हमेशा के लिए आप लोगों ने जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन को शो करना है, कंपैरिजन करवानी है, तो आप लोगों ने क्या करनी है? आप लोगों ने ग्राफ को ड्रा करना है। और ग्राफ ड्रा करने का आसान तरीका आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने एक लाइन इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रा करना है और दूसरा लाइन आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल ड्रा करना है। एक लाइन ग्राफ ड्रा करने का ये आसान तरीका है कि एक आप लोगों ने वर्टिकल लाइन को ड्रा करना है और एक आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करना है। अब इधर देख ले, क्योंकि हमारे पास ग्राफ के अंदर हमेशा के लिए हम दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन को शो करेंगे, तो इधर हमने क्या करना है? सपोज फॉर एग्जांपल मैं इधर कंपैरिजन करवाता हूं कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन और टाइम की। सपोज ये मेरे पास कंसंट्रेशन है और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है टाइम। तो टाइम एक क्वांटिटी बन गया, कंसंट्रेशन दूसरा क्वांटिटी। मैंने इन दो क्वांटिटीज के दरमियान क्या करना है? मैंने इन दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन करवानी है। अब इधर देख ले, हमेशा के लिए आप लोगों ने वो वाला क्वांटिटी वर्टिकल लाइन पे मेंशन करना है जो हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और वो वाला क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वही आप लोगों ने क्या करना है? वही आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन पे मेंशन करना है। अब इधर इन दोनों में आप लोग देख लें, ये टाइम अगर मैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं टाइम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टाइम वही के वही रहेगा। मतलब कि टाइम हमारे पास ये इफेक्ट नहीं होता कंसंट्रेशन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पे। तो मैं कहूंगा कि ये टाइम मेरे पास कौन सा क्वांटिटी बन गया? ये मेरे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जब भी ये टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बन जाए तो मैं इधर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हॉरिजॉन्टल लाइन पे मेंशन करूंगा, मैं इधर को टाइम मेंशन कर लूंगा। और कंसंट्रेशन टाइम को, मतलब टाइम गुजरने के साथ साथ कंसंट्रेशन में चेंज आती जाती है। तो कंसंट्रेशन इज डिपेंडेंट अपन किस चीज के ऊपर? ये डिपेंडेंट है ये टाइम के ऊपर। तो कंसंट्रेशन को मैं इधर वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं। अब इधर देख ले, हमारे पास इधर मैं लिख लेता हूं कि स्टार्ट में ये मेरे पास ये रिएक्शन है, स्टार्ट में C+D की जो कंसंट्रेशन है वो इंतहाई कम है, वो जीरो है, वो नेग्लिजिबल है, वो ना होने के बराबर है। और स्टार्ट में जो हमारे पास A+B की कंसंट्रेशन है वो इंतहाई ज्यादा है। अब इधर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि सर ये A+B की कंसंट्रेशन स्टार्ट में ये क्यों इतनी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और C+D के A+B की कंसंट्रेशन क्यों इतनी ज्यादा होती है और C+D की कंसंट्रेशन क्यों कम होती है? तो इधर देख ले, स्टार्ट में जब रिएक्शन हमारे पास अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो हमारे पास A+B की जो कंसंट्रेशन है मकदार है वो इंतहाई ज्यादा होती है, और C+D चूंकि C+D तो बनेगा A+B की कॉम्बिनेशन से, अभी A+B रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, A+B एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो रहा, तो हमारे पास C+D किधर से आएगा? तो C+D क्या होगी उसकी कंसंट्रेशन?
वो इंतहाई कम होगी, वो निग्लिजिबल होगी, ना होने के बराबर होगी। और A प्लस बी हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो इधर मैंने लिखा है कि ये हमारे पास ये वाला जो लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन की। और किस चीज की कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की और प्रोडक्ट की। और इसी वाली लाइन पे मैं लिख लूंगा कि हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी वजह से मैंने इधर लिख लिया 15 मिनट, इधर मैंने लिख लिया 30 मिनट्स, इधर मैंने लिख लिया 45 मिनट्स, और इधर मैंने लिख लिया कि हमारे पास क्या हो गई 60 मिनट्स। इधर मैं मेंशन करता हूं कि इधर हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है, 0। इधर हमारे पास ये कंसंट्रेशन 100 हो गई, और इधर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कितनी है, 50। अब इधर क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट होता है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होते हैं हमारे पास क्या चीज होता है, इधर ये रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, इधर देख लेना, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो पहले हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। बैकवर्ड रिएक्शन इसी वजह से नहीं होता क्योंकि हमारे पास C प्लस डी की मकदार मौजूद नहीं है। तो C प्लस डी कैसे कंबाइन होगा, A प्लस बी बनेगा। C प्लस डी हमारे पास 0 है, इसकी कंसंट्रेशन 0 है, तो पहले हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा, मतलब कि A प्लस बी कंबाइन होगा, C प्लस डी बनाएगा। तो जैसे ही A प्लस बी कंबाइन होगा, C प्लस डी बनाएगा, तो A प्लस बी की कंसंट्रेशन में क्या होगी, डिक्रीजिंग आएगी, मतलब कि A प्लस बी हमारे पास ये कम होने की तरफ जाएगा। और जो C प्लस डी होगा, इसकी कंसंट्रेशन पहले हमारे पास 0 थी, तो जैसे ही रिएक्शन आगे की तरफ शुरू हो गया तो C प्लस डी की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होने की तरफ जाएगी। तो इधर मैं ऐसा लिख लूंगा कि A प्लस बी की जो कंसंट्रेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होने की तरफ आएगी, और जो C प्लस डी की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होने की तरफ आएगी। ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा। सपोज इधर मैंने ये मेंशन कर दी कि इधर हमारे पास क्या होगा, A प्लस बी की जो कंसंट्रेशन है वो इसी पॉइंट पे आ गई, मतलब कम हो गई, और हमारे पास जो C प्लस डी की कंसंट्रेशन है वो इसी पॉइंट पे आ गई, मतलब ज्यादा हो गई। अब इधर जब हमारे पास कंसंट्रेशन इसी पॉइंट पे A प्लस बी की आ गई और C प्लस डी की वो भी इसी पॉइंट पे आ गई, तो इधर से क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, C प्लस डी ये दोनों कंबाइन होगा, A प्लस बी बनाएगा। तो अब इधर देख ले, ये वाले आपस में कंबाइन होती थी, C प्लस डी बनाते थे। अभी उसी वक्त तो क्या होता था, जैसे ये दोनों आपस में कंबाइन होती थी, ये बनाता था, तो इनकी कंसंट्रेशन में डिक्रीजिंग आती थी और इनकी कंसंट्रेशन में इंक्रीजिंग आती थी। अब एक वक्त ऐसा आया जहां पे A प्लस बी कंबाइन होती है, C प्लस डी बनाता है, इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, इसकी कंसंट्रेशन में ज्यादती आएगी। उसी वक्त C प्लस डी भी आपस में कंबाइन होते हैं A प्लस बी, तो इसकी जो कमी है वो ये वाला फिर से पूरा करेगा। मतलब इधर जो हमारे पास कमी आई है वो कमी दोबारा जब बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा तो हमारे पास A प्लस बी में जितनी कमी आई हो वो कमी दोबारा क्या होगा, वो पूरा हो जाएगा। तो जैसे ये पूरा हो जाएगा तो अब टाइम तो गुजरता जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसका जो रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन है वो इधर से इसी पॉइंट से चेंज नहीं होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सेम आएगा। इधर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो इधर भी होगी, इधर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो इधर जितनी थी इधर भी उतनी थी। तो अब इधर देख ले, इसी पॉइंट तक, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसी पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये हमारे पास चेंज हो रहे थे, लेकिन इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितनी थी उतनी ही रह गई। तो मैं लिख सकता हूं कि इधर हमारे पास क्या हो गया, इधर हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो गई, ये हमारे पास कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट हो गई। और मैंने लिखा है कि कंसंट्रेशन जब भी कांस्टेंट हो जाए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब भी कांस्टेंट हो जाए तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। अब इधर देख ले, ये तो हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया केमिकल रिएक्शन के अंदर, और किस चीज के जरिए से आ गया, ये हमारे पास कंसंट्रेशन की कांस्टेंट होने के बिना पे केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ गई। ये हमने रिप्रेजेंट करवाई कि हमें कैसा पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम है कि नहीं। तो हमने कंसंट्रेशन को देखनी है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, जैसे ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया, और बैलेंस होने के बिना पे हम कहेंगे कि हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, और हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब इधर देख ले, मैंने दूसरा जो पॉइंट लिखा है वो मैंने स्पीड के बिना पे लिखा है।
कि हम स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन से भी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। इधर देख ले, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बिना पे हम कैसे इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। इधर देख ले, हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, बैकवर्ड में प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन होते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। अगर मैं सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करूं, मतलब कि मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को ज्यादा कर लूं बनिस्बतन बैकवर्ड रिएक्शन की, तो हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में चूंकि स्पीड ज्यादा है, रिएक्टेंट जल्दी जल्दी आपस में कंबाइन होकर हमारे पास प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब कि प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगी क्योंकि रिएक्शन स्पीड अप है, रिएक्टेंट जल्दी जल्दी आपस में कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट बनाता है। और अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को कम कर दूं तो हमारे पास प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा, हमारे पास रिएक्टेंट की तादाद कम बनेगी। तो इधर देख लिए, हमारे पास कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड मैंने ज्यादा किया है और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड मैंने क्या किया, मैंने कम किया है। तो जब भी हम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लेके आए तो हमारे पास कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी, उसकी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, हमने स्पीड को भी बराबर रखना है, इक्वल रखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो हमने बराबर रखनी है, तभी जाके हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। और जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगी तो रिएक्शन के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अब इधर देख लें, अगर मैं स्पीड के लिए टाइम ग्राफ को ड्रा कर दूं तो हमारे पास स्पीड के लिए टाइम ग्राफ कैसा आएगा, तो इधर मैं लिख लूंगा कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमने ग्राफ में हमेशा के लिए क्या करनी है, हमने दो लाइंस को ड्रा करनी है, एक वर्टिकल लाइन और दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने कौन सी क्वांटिटी को मेंशन करना है, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। और हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होते हैं उस पे हमारे पास क्या चीज हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और डिपेंडेंट क्वांटिटी स्पीड, टाइम ग्राफ में हमारे पास स्पीड है, टाइम हमारे पास क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इस वाले ग्राफ को मैं नाम दूंगा कि हमारे पास कौन सा ग्राफ होता है, ये हमारे पास होते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। मतलब कि इस ग्राफ के जरिए से हम क्या करते हैं, हम स्पीड और टाइम ये दोनों क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन को शो करते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ किसका नाम क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ। और इस वाले ग्राफ का जो नाम बनेगा ये हमारे पास कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, क्योंकि इधर इसी ग्राफ के जरिए से हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन और टाइम ये दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ और ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। अब इधर देख ले, स्टार्ट में हमारे पास जो ए रिएक्टेंट है ए प्लस बी, इनका स्पीड इंतहाई ज्यादा होता है और हमारे पास स्टार्ट में जो C प्लस डी की स्पीड है वो इंतहाई कम होती है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी स्पीड में कमी आएगी। अभी कमी 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 क्यों आएगी, और A प्लस बी की स्पीड स्टार्ट में ज्यादा क्यों होता है, C प्लस डी का स्पीड स्टार्ट में कम क्यों होता है, तो इसके लिए आप लोगों ने इसके बाद में एक लेक्चर अपलोड करूंगा लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो उधर ये वाला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि A प्लस बी का हमारे पास स्पीड क्यों ज्यादा होती है स्टार्ट में और C प्लस डी का जो स्पीड है वो क्यों कम होती है। तो ये वाला जो हमारे पास इसका स्पीड पहले ज्यादा होता है, ये कम होने की तरफ आता है। ये C प्लस डी हमारे पास वक्त गुजरने के साथ साथ इसका स्पीड ज्यादा होता चलता है, इसका स्पीड कम, इसका स्पीड ज्यादा। तो मैंने इधर क्या लिखा है, जब भी फॉरवर्ड, ये वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये वाला बैकवर्ड है, जब भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड क्या हो जाए, स्पीड इक्वल हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। तो बराबर होने के बाद हमारे पास क्या होगी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने के बिना पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा। तो इधर से हमारे पास ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टार्ट में इसका जो स्पीड है वो कम होने की तरफ आती थी, इसका जो स्पीड है वो ज्यादा होने की तरफ जाती थी। इधर इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक हमारे पास स्पीड ऑफ फॉरवर्ड और स्पीड ऑफ बैकवर्ड ये इक्वल बन गई। मैं इधर लिख लूंगा कि हमारे पास इधर आर इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड या स्पीड ऑफ फॉरवर्ड ये बराबर हो गया रेट ऑफ रिवर्स, मतलब कि स्पीड ऑफ रिवर्स, रेट और स्पीड हमारे पास दोनों एक ही लफ्ज है। तो स्पीड ऑफ रिवर्स या स्पीड ऑफ बैकवर्ड जब बराबर हो जाए स्पीड ऑफ फॉरवर्ड की तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इसकी वजह से स्पीड ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल होने की वजह से कंसंट्रेशन क्या होगी, वो कांस्टेंट बन जाएगी। और जब भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट बन जाए तो हमारे पास क्या होगा,
केमिकल रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग आएगी, और केमिकल रिएक्शन के अंदर जब भी बैलेंसिंग आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या हो गई, हम इसको कहेंगे कि हमारे पास ये केमिकल इक्विलिब्रियम बन गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इसी वाले ग्राफ से, मतलब कि कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ से मैं 3 पॉइंट्स लिख लेता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो मैं लिख लेता हूँ एट द स्टार्ट, कि हमारे पास जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी कितनी थी। तो मैं लिख लूंगा कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी, मतलब कि जो रिएक्टेंट की हमारे पास तादाद थी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो स्टार्ट में कितनी थी, वो इंतहाई ज्यादा थी। तो मैं लिख रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाज मैक्सिमम, या हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द स्टार्ट में कितनी होगी बेटा, वो मैक्सिमम होगी, मतलब कि ज्यादा होगी। और मैं इधर ये पॉइंट भी लिख लूंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी स्टार्ट में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो हमारे पास कम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो हमारे पास मिनिमम होगी, या मैं नेग्लिजिबल भी लिख सकता हूं, नेग्लिजिबल का मतलब है ना होने की बराबर। तो कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट थी वो मैक्सिमम थी, कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट थी वो कितनी थी बेटा, वो मिनिमम थी, मतलब इंतहाई कम थी। अब दूसरा जो पॉइंट मैं लिख लूंगा वो क्या लिख लूंगा, आफ्टर सम टाइम, मतलब कि जब टाइम गुजरा, टाइम गुजरने के साथ साथ या कुछ टाइम बाद, कुछ वक्त बाद मैंने जब देख लिया आफ्टर सम टाइम, तो मेरे पास क्या हो गया, आफ्टर सम टाइम जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट थी, कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट थी हमारे पास वो क्या होती थी बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो हमारे पास डिक्रीजिंग की तरफ आती थी। तो मैं इधर लिख लूंगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, वो डिक्रीज हो गई, वो कम हो गई। और जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पहले कितनी थी, वो मिनिमम थी, वो हमारे पास क्या थी बेटा, वो हमारे पास मिनिमम थी। तो मैं इधर लिख लूंगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर सम टाइम बनेगी वो क्या बनेगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो आफ्टर सम टाइम हमारे पास इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा। तो मैं इधर लिख लूंगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, ये इंक्रीज हो गया। इधर देख लेना, स्टार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी थी, वो इंतहाई मैक्सिमम थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या थी, वो नेग्लिजिबल थी, जीरो थी। अब टाइम गुजरने के साथ साथ आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कमी आ गई और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या आ गई, वो इंक्रीजिंग आ गई। और इधर मैं ये पॉइंट भी लिख लूंगा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगा। तो मैं इधर लिख लूंगा कि इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा, इधर मैं लिख लूंगा कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और साथ में एंड प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि ना रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा, न प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो इंक्रीज होगा, न रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीजिंग की तरफ आएगा, न प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा।